एल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एल्कोहल के भौतिक गुण हैं। निम्नतर एल्कोहल होते हैं, कार्बन 1 से कार्बन 12 तक के एल्कोहल हैं, वो वाष्पशील द्रव होते हैं, तथा उच्चतर एल्कोहल C13 से अधिक होते हैं, वो मोम जैसे ठोस होते हैं। कार्बन 1 से 12 तक के एल्कोहल है वो आपके वाष्पशील द्रव है, और उससे उच्चतर एल्कोहल है वो मोम जैसे ठोस होते हैं। एल्कोहल की प्रकृति स्वापक होती है। स्वापक का मतलब होता है कि इसके सेवन से व्यक्ति आदत हो जाती है, उसको कहते हैं स्वापक प्रकृति होती है। एल्कोहल की प्रकृति नेचर कैसी होती है? स्वापक प्रकृति होती है। मेथनॉल के सेवन से व्यक्ति अंधा हो सकता है, कम मात्रा में सेवन से व्यक्ति अंधा हो सकता है, और यदि मेथनॉल का अधिक मात्रा में उसने सेवन कर लिया तो मेथनॉल के अधिक मात्रा में सेवन से शरीर में मेथनॉल अम्ल निर्माण के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये अभिक्रिया आगे आपके वापस आएगी एल्कोहल के ऑक्सीकरण वाले टॉपिक में। CH3OH सबसे छोटा एल्कोहल है मेथनॉल। उसका जब ऑक्सीकरण होता है तो शरीर में सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है मेथेनॉल। और यदि समय मिल गया और ऑक्सीकरण हो गया तो अंत में शरीर में उत्पाद बनता है, उसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मा मतलब लाल चींटी। फॉर्मा मतलब क्या है? लाल चींटी। जो लाल चींटी के डंक में अम्ल होता है मेथेनोइक अम्ल, वो बनता है, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। कई बार आता है जहरीली शराब के सेवन से 100 व्यक्ति मर गए। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मेथेनॉल का ऑक्सीकरण हुआ शरीर में, तो उसके कारण मेथेनोइक एसिड शरीर में बन गया, और मेथेनोइक अम्ल बनने से उसके शरीर में और व्यक्ति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, क्योंकि मेथेनोइक एसिड एक पॉइजन है। अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, एल्कोहल अणु उदासीन होता है। डी नंबर, एल्कोहल प्रत्येक एल्कोहल का उपयोग सम्मोहक के रूप में किया जाता है। हिप्नोटाइज है, किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करने के रूप में टर्शरी एल्कोहल का उपयोग है वो किया जाता है। अगला जो 1 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो है विलेयता, कि एल्कोहल जल में विलेय क्यों है। ऐसा प्रश्न आए यदि कि एल्कोहल जल में विलेय क्यों है, या भौतिक गुणधर्म में पूछे तो भी आपको ये लिखना है विलेयता। एल्कोहल जल में हाइड्रोजन बंध निर्माण के कारण जल में विलय होता है। एल्कोहल है वो आपके जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। हाइड्रोजन का अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व, ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व फोन FON, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ बंध के निर्माण को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो एल्कोहल में हाइड्रोजन परमाणु है वो जल के ऑक्सीजन परमाणु के साथ अंतरा आणविक, 2 अणुओं के बीच बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अंतरा आणविक। ये देखो ROH एल्कोहल, HOH, ये क्या है? HOH। HOH हो गया जल, फिर वापस ROH एल्कोहल, फिर वापस HOH जल। तो एक बार एल्कोहल, एक बार वाटर का मॉलिक्यूल जल, फिर वापस एल्कोहल, फिर वापस जल, तो उसके बीच में आपके बंध का निर्माण होगा, उसे कहेंगे अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। तो प्रश्न आया कि एल्कोहल जल में विलय क्यों होते हैं, तो उसका कारण है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस प्रकार की आपको स्ट्रक्चर बनानी है जिसमें आपको एक एल्कोहल का अणु लेना है और एक जल का अणु लेना है। ठीक है, तो एल्कोहल है जल में विलय होते हैं क्योंकि इसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। उसके बाद है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होने के कारण क्वथनांक है वो क्वथनांक होता है वो संगत हाइड्रोकार्बन व ईथर से अधिक होता है। एल्कोहल के क्वथनांक का मान संगत हाइड्रोकार्बन व ईथर से अधिक होता है। क्यों? तो एक लाइन में उसका आंसर क्या हो गया? एल्कोहल में उपस्थित अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। तो एल्कोहल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध होता है, तो एल्कोहल का सूत्र क्या हुआ? ROH एल्कोहल ही है। ऊपर वाली स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो एल्कोहल के साथ जल का मॉलिक्यूल था। नीचे वाले स्ट्रक्चर में केवल आपको पूछे कि एल्कोहल के क्वथनांक का मान अधिक क्यों होता है, तो केवल आपको एल्कोहल ही बनाना है, ROH इस प्रकार लिखना। ROH को लिखने का तरीका यदि आपके सेट हो गया तो ये आसानी से आपके क्वेश्चन हो जाएगा। ROH ROH ROH। हाइड्रोजन का अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन के साथ बंध का निर्माण, और बंध को डॉटेड लाइन से बता रखा है। यह बंध कौन सा है? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध भी कौन से प्रकार का है? एक से अधिक अणुओं के बीच बन रहा है, इसलिए अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। तो प्रश्न यदि पूछे कि एल्कोहल के क्वथनांक का मान संगत हाइड्रोकार्बन व ईथर से अधिक क्यों होता है, तो आंसर लिखना है, पहले तो स्ट्रक्चर बनानी है हाइड्रोजन बंध की,
कि एल्कोहल में चित्रानुसार अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध निर्माण के कारण इसके क्वथनांक का मान संगत ईथर से अधिक होता है। ईथर का जो सूत्र होता है उसमें दोनों ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल समूह होते हैं। एल्किल समूह होने के कारण हाइड्रोजन अनुपस्थित होगा और हाइड्रोजन अनुपस्थित होने से हाइड्रोजन बंध है उसका निर्माण नहीं होगा, इसलिए जो ईथर है ईथर के क्वथनांक का मान संगत एल्कोहल से क्या होगा, कम होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यदि आपको एल्कोहल के भौतिक गुण के 2 नंबर का प्रश्न बनता है तो आपको ये ऐप तक पॉइंट लिखने हैं, जिसमें पहला है कि 1 से 12 तक है वो आपके डिसोल्युबल लिक्विड है, वाष्पित द्रव है। C13 से ऊपर है वो मोम जैसे ठोस है। सेकंड नंबर है कि अल्कोहल की प्रकृति स्वापक होती है, मतलब एक बार पीने के बाद इसकी आदत पड़ जाती है। स्वापक प्रकृति का होता है। मेथनॉल है, उसके कम मात्रा में सेवन से व्यक्ति अंधा हो सकता है और यदि अधिक मात्रा में उसने सेवन कर लिया है तो उसके शरीर में मेथनॉलिक अम्ल निर्माण के कारण व्यक्ति क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तीसरा पॉइंट, अल्कोहल अणु उदासीन होता है। चौथा पॉइंट 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं, कौन से अल्कोहल का उपयोग हिप्नोटाइज सम्मोह के रूप में किया जाता है। तो कौन से अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, तृतीयक अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल का उपयोग किस में किया जाता है, सम्मोह के रूप में किया जाता है। अगला के विलेयता, अल्कोहल जल में विलय होते हैं, उसका कारण है हाइड्रोजन बंध। और क्वथनांक, अल्कोहल के क्वथनांक का मान संगत हाइड्रोकार्बन व ईथर से होता है, अधिक होता है, उसका कारण भी हाइड्रोजन बंध है। तो ये अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म है जो आपको आसानी से याद करने हैं। अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म है, उसकी अभिक्रिया आपके सामने है सभी। अल्कोहल की जो केमिकल रिएक्शन है वो 4 प्रकार में बांट रखी है। अल्कोहल में सम्मिलित अभिक्रिया है जिसमें एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल समूह है वो सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं। दूसरी जो अभिक्रिया है अल्कोहल में ROH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध के बीच की अभिक्रिया होती है, वो वियोजन होता है। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध वियोजन की अभिक्रिया होती है वो अल्कोहल के अम्लता को प्रदर्शित करती है, अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। तीसरी जो अभिक्रिया है अल्कोहल में ROH मतलब कार्बन और OH के बीच का बंध विदलन होगा, उसकी अभिक्रिया है। और चौथी जो अभिक्रिया है उसमें अल्कोहल में ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर होता है। अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर 2 जोड़ी लोन पेयर होते हैं, उनके कारण होने वाली अभिक्रिया है। तो अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया को 4 भागों में बांट रखा है। पहली अभिक्रिया है जिसमें अल्कोहल का आपके एल्किल समूह भी भाग लेगा और हाइड्रोक्सिल समूह भी भाग लेगा, मतलब पूरा अल्कोहल समूह भाग लेगा। उसकी 3 अभिक्रिया है। पहली अभिक्रिया है निर्जलीकरण, दूसरी है विहाइड्रोजनीकरण, तीसरी है ऑक्सीकरण। इसी प्रकार अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध विदलन होता हो तो उसकी आपके सामने 5 अभिक्रिया है। 1 नंबर है मेटल धातु से क्रिया, सेकंड नंबर धातु हाइड्राइड से क्रिया, थर्ड नंबर कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया जिसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, 4 नंबर एसिलीकरण अभिक्रिया और 5 नंबर गिरनियार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। इसी प्रकार अल्कोहल में आपके ROH बंध विदलन की अभिक्रिया है, वो पहली अभिक्रिया है हैलो अम्लों के साथ क्रिया, दूसरी अभिक्रिया PCl3 के साथ क्रिया, दूसरी अभिक्रिया PCl3 के साथ अभिक्रिया, तीसरी PCl5 के साथ, चौथी अभिक्रिया है वो SOCl2, SOCl2 का नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ क्रिया और अपचयन, वो कार्बन और OH बंध विदलन की अभिक्रिया है। ठीक है। और जो अंतिम अभिक्रिया है वो एक ही अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर के कारण अभिक्रिया है। तो शुरुआत अपन अल्कोहल में सम्मिलित एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल समूह है उसकी अभिक्रिया से करेंगे। उसमें 1 नंबर अभिक्रिया है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण अभिक्रिया है उसमें अल्कोहल में से जल का अणु है उसका विलोपन होता है। अल्कोहल में से जल का अणु का विलोपन होता है जिसे निर्जलीकरण कहते हैं। अल्कोहल को सांद्र अम्लों की उपस्थिति में गर्म करने पर निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है। 1 नंबर है अल्कोहल की अभिक्रिया जिसमें सम्मिलित रूप से एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल समूह है वो सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं। अभिक्रिया का नाम है निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया में जब एथेनॉल है उसको आप गर्म करते हो, एथेनॉल को C2H5OH के 2 अणु लेकर के, और यदि आपने 413 केल्विन पर गर्म किया है प्रेजेंस ऑफ सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र का मतलब है कि वो प्योर एसिड है, कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल, अल्कोहल है एथेनॉल, उसके 2 अणुओं को लेकर के आप जब गर्म कर रहे हो 413 केल्विन पे तो ईथर का निर्माण होता है, C2H5OH, ईथर के अणु का निर्माण होता है। अब ये जो अभिक्रिया है वो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि एक एथेनॉल के अणु को सीधा लिखेंगे C2H5OH, दूसरे अल्कोहल के अणु को उल्टा लिखेंगे C2H5OH। ठीक है। और बीच में से आपके कौन सा अणु चला जाएगा, बीच में से हटा दो आप
जल का अणु, तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, C2H5O C2H5, C2H5O C2H5 का नाम क्या है, ईथर। ईथर का अणु बन रहा है, IUPAC नाम हो जाएगा इसका एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी में 2 कार्बन है, एथोक्सी एथेन। यदि आपने टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया, टेम्परेचर 413 से 443 केल्विन कर दिया, तो अभिक्रिया निम्नानुसार होगी। वो देखिए आप, एथेनॉल है, पूरी मैकेनिज्म सही लिखेंगे अपन। 413 से यदि टेम्परेचर बढ़ा करके और 443 केल्विन कर दिया तो निर्जलीकरण अभिक्रिया निम्नानुसार होगी। C2H5OH को और कैसे लिख सकते हैं अपन, 443 केल्विन पर, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। एथीन के अणु का निर्माण होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन का अणु है उसका निर्माण होगा। एथेनॉल की ओपन स्ट्रक्चर CH3 के एक हाइड्रोजन को नीचे पटका, CH3 CH2OH, एथेनॉल है C2H5OH। ये जल का अणु गया और जाते जाते हाइड्रोजन ने बंद दे दिया, तो आपके किसका निर्माण हुआ, एल्कीन का निर्माण हुआ। और छोटा अणु साथ में जा रहा है, जल का अणु, इसलिए अभिक्रिया को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया। एथेनॉल से किसका निर्माण हो रहा है, एथीन का निर्माण हो रहा है। एथेनॉल से एथीन का निर्माण हुआ। अब इस अभिक्रिया है वो 3 पदों में होती है, उसकी क्रियाविधि भी आपके सिलेबस में, मैकेनिज्म, क्रियाविधि है, मैकेनिज्म, वो आपके सिलेबस में है। प्रश्न 2 नंबर में आएगा, एथेनॉल से एथीन का निर्माण करते हुए अभिक्रिया को क्रियाविधि से समझाइए। तो 1 नंबर है, उसमें आपके स्टेप में पहला स्टेप है क्रियाविधि का, ऑक्सोनियम आयन का निर्माण। किसका निर्माण, ऑक्सोनियम आयन का निर्माण, ऑक्सोनियम आयन का निर्माण। ऑक्सोनियम आयन है, एल्कोहल होता है। एल्कोहल में आपको इस प्रकार एथेनॉल को लिखना है, लिखने का तरीका आपको आते ही अभिक्रिया स्वतः हो जाएगी। एथेनॉल को इस प्रकार लिखा। अब ऑक्सीजन के ऊपर 2 जोड़ी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर कितने जोड़ी लोन पेयर है, 2 जोड़ी लोन पेयर है, CH3 CH2OH है, एथेनॉल है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 जोड़ी लोन पेयर होने के कारण जब आप H2SO4 डाल रहे हो तो H2SO4 का कार्य होता है अम्ल प्रदान करना, H+ आयन प्रदान करना। अम्ल के कारण यहाँ पर एल्कोहल है वो लुईस क्षार की भांति कार्य करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर आपके 2 जोड़ी लोन पेयर है, एथेनॉल है, उसके ऊपर 2 जोड़ी क्या है, लोन पेयर है, उसके कारण वो लुईस क्षार की भांति क्या करता है, कार्य करता है। और ये हाइड्रोजन है वो लोन पेयर पे अटैक करके और बंध का निर्माण कर लेगा। बंध का निर्माण कर देते हैं, कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी 1 हाइड्रोजन था और H2SO4 से हाइड्रोजन आ गया, तो ऑक्सीजन के पास बन गए 3 बॉन्ड, 1 2 3, और ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। ऑक्सीजन पे धनावेश आते ही 3 बॉन्ड को कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। पहले स्टेप में ऑक्सोनियम आयन का निर्माण हुआ। अब ऑक्सोनियम आयन के पश्चात सेकंड स्टेप में होगा कार्ब धनायन का निर्माण। क्रियाविधि में सेकंड स्टेज ऑक्सोनियम आयन के पश्चात कार्बोकेटाइन भी कह सकते हैं या कार्ब धनायन है, उसका निर्माण करना है, कार्ब धनायन का निर्माण। सेम स्टेप को वापस इधर लिखेंगे, ऑक्सोनियम आयन को H ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 बॉन्ड बनते, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बोरोन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5। तो कार्बन और ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणी कौन हुआ, ऑक्सीजन 3.5 है। तो बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगी, बंध के इलेक्ट्रॉन खींच करके और यहाँ से H2O है, दिख रहा है आपको, H2O रिलीज हो जाएगा और जो धनावेश है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो आपके कार्बन के ऊपर रह जाएगी। कार्बन के ऊपर क्या आ गया, धनावेश, और कार्बन के ऊपर धनावेश को कहते हैं कार्ब धनायन, कार्बोकेटायन, कार्ब धनायन या इंग्लिश में कार्बोकेटायन। कार्ब धनायन का निर्माण हो गया। अब कार्ब धनायन से वी प्रोटोनन होगा, वी प्रोटोनन के द्वारा वापस एल्कीन का निर्माण होगा। तीसरे स्टेप वी प्रोटोनन
वी प्रोटोनन के द्वारा एल्कीन निर्माण, वी प्रोटोनन द्वारा एल्कीन निर्माण। HCHHCH। अब इस वाले कार्बन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? धनावेश दिख रहा है। अब इस धनावेश को समाप्त करने के लिए यहाँ से अपने हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर दे दिए, और जहाँ से आपने हाइड्रोजन लिया था, यहाँ से सर पहले स्टेप में लिया था, वहीं से वापस इसको वापस कर देंगे -H+, उत्प्रेरक के रूप में सेपरेट हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा? HCH, कार्बन के पास ए सिंगल बॉन्ड था, एक और बंद आ गया, डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये एथीन का निर्माण हुआ, और ये 2018 में भी आ चुकी है। एथेनॉल से एथीन के निर्माण की 3 स्टेप में अभिक्रिया होती है। वापस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पहले तो आपको टेम्परेचर नोट करना है। 413 केल्विन पर तो ईथर का निर्माण होता है, और 443 केल्विन पर एल्कीन का निर्माण, एथीन का निर्माण होता है। अभिक्रिया का नाम है डिहाइड्रिफिकेशन, निर्जलीकरण अभिक्रिया। पहले स्टेप में आपके ऑक्सीजन के ऊपर एल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन अटैक करेगा, जिससे ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होगा। ऑक्सोनियम आयन में से ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण कार्बन बंद के इलेक्ट्रॉन लेके चला, ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, जिसके कारण कार्बन पे प्लस आ जाएगा, जिसे कहते हैं कार्ब धनायन। कार्ब धनायन से वी प्रोटोनन होगा और एल्कीन का निर्माण होगा। ये निर्जलीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें एथेनॉल से किसका निर्माण हुआ? एथीन का निर्माण हुआ। अब यदि निर्जलीकरण की अभिक्रिया में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन है, निर्जलीकरण की अभिक्रिया क्या है कि 443 केल्विन पर एथेनॉल को गर्म कर देंगे, गर्म करने से एथीन का निर्माण होगा, वो निर्जलीकरण की अभिक्रिया। इसमें तो भाई एक ही बीटा कार्बन था। अब कि ये बीटा कार्बन क्या होता है? तो बीटा कार्बन देखो इधर, आप क्रियात्मक समूह है उससे जुड़ा हुआ कार्बन होता है, वो एल्फा कार्बन होता है। एल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन होता है। OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन एल्फा कार्बन, एल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। अब यदि आपके OH समूह है, अब इसमें तो बीटा हाइड्रोजन कितने थे? बीटा हाइड्रोजन एक ही प्रकार के थे। अब यदि OH समूह इस प्रकार आ जाए कि जिसमें एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन हो, तो निर्जलीकरण की अभिक्रिया किस प्रकार होगी? क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन एल्फा कार्बन, एल्फा से जुड़ा हुआ बीटा कार्बन, तो 2 बीटा कार्बन आ गए, 2 बीटा कार्बन आ गए। तो अब इसमें यदि आप 443 केल्विन के ऊपर कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं, तो अभिक्रिया क्या होगी और कितने उत्पाद बनेंगे? तो अभिक्रिया में 2 उत्पाद बनेंगे। कितने उत्पाद बनेंगे? A+B, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। उसका कारण ये है कि बीटा हाइड्रोजन 2 आए, तो बीटा हाइड्रोजन 2 आने के कारण 2 उत्पाद बनेंगे, और नियम लगेगा सेट-जेप का। नियम किसका लगेगा? सेट-जेप का। देखिए किस प्रकार होगा। वैलेंसी पूरे करते हैं अपन, उसका IUPAC नाम लिखते हैं। हाइड्रोजन 3, 1 2 हाइड्रोजन 2, 1 2 3 हाइड्रोजन 1, और यहाँ पर CH3। नाम देखिए, इसका द्वितीयक एल्कोहल है। द्वितीयक एल्कोहल में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। क्रियात्मक समूह लंबी चुनी, और OH समूह को भी कम नंबर दिया, तो इसका नाम हुआ 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है। आपको एग्जाम में दे दे 2-ब्यूटेनॉल की निर्जलीकरण की अभिक्रिया लिखो, तो भी ये अभिक्रिया है, और अभिक्रिया लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दे, तो भी आपको ये ध्यान रखना है, और सेट-जेप का नियम लिख दे, तो भी ये अभिक्रिया, ठीक है। तो 2-ब्यूटेनॉल में क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन एल्फा कार्बन, और एल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, तो किस प्रकार अभिक्रिया होगी? पहला उत्पाद बनाते हैं अपन। पहले इस वाले कार्बन को A नंबर दे देते हैं, और इधर वाले कार्बन को C नंबर दे देते हैं। पहले A वाले में से हाइड्रोजन हटाएंगे, फिर क्या उत्पाद बनता है देखते हैं अपन। CH3, CH2, CH, OH, CH3। इसके 2 रास्ते हो जाएंगे, 2 रूट बना देते हैं। पहले A वाले में से लेंगे CH3, CH2, CH, OH, और A वाले CH3 में से एक हाइड्रोजन को नीचे पटक देते हैं। ये नीचे पटक दिया। अब यहाँ से क्या, किसका अणु जाएगा? निर्जलीकरण है, जल का अणु जाएगा। जाते जाते हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके जाएगा। तो कार्बन को देके जाने के कारण क्या बना? देखिए CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो किसका निर्माण हुआ? 1-ब्यूटीन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ?
1 ब्यूटीन का निर्माण हुआ। एक नंबर पे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, एक पे डबल बॉन्ड है 1 ब्यूटीन। ठीक है, अब यदि अपन C वाला हाइड्रोजन ले तो दूसरे रूट से क्या बनता है वो भी अपन बनाएंगे। देखें CH3 CH2 CH OH सिंगल बॉन्ड CH3, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा, बीटा के हाइड्रोजन को नीचे पटका। ठीक है, बीटा के हाइड्रोजन को नीचे पटकते ही अब इधर वाले में से हाइड्रोजन हटाएंगे, हाइड्रोजन हटाया, जल का अणु गया, जाते जाते हाइड्रोजन ने क्या दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया। तो क्या बना देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका IUPAC नाम देखिए, कार्बन 4 है, ब्यूटेन है ही है, पर डबल बॉन्ड होने के कारण ब्यूटीन है, 2 नंबर पे आ रही है, तो नाम क्या हो गया 2 ब्यूटीन। अब 2 उत्पाद बन गए, एक तो बन गई 1 ब्यूटीन, एक बन गई 2 ब्यूटीन। किससे, आपके 2 ब्यूटेनॉल की अभिक्रिया जब आपने कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाई, प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन ताप के ऊपर करवाई, तो निर्जलीकरण अभिक्रिया में 2 उत्पाद बनेंगे। अब कौन सी एल्कीन अधिक बनेगी और कौन सी एल्कीन कम बनेगी, ये सेजेप के नियमानुसार बनेगी। तो अधिक और कम एल्कीन निर्माण के लिए सेजेप ने एक नियम दिया, उसके अनुसार कि एल्कोहल के निर्जलीकरण अभिक्रिया में उस एल्कीन का निर्माण अधिक होगा जिसमें द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन एल्किल समूह की संख्या अधिक हो। सेजेप का नियम मैं वापस बोल रहा हूं, सेजेप ने यह नियम दिया कि एल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया में उस एल्कीन का निर्माण अधिक होगा जिसमें द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या अधिक हो। अब एल्किल समूह की संख्या देखो, द्विबंध वाले को आप ये दे रहा डबल बॉन्ड और इधर आप गोला कर दो, ये एक एल्किल समूह R, इधर आपको कोई एल्किल समूह दिख रहा है क्या, कि नहीं सर इधर कुछ नहीं दिख रहा है, तो एल्किल समूह R यहाँ पे कितना आया, 1 आया। अब इधर वाले 2 ब्यूटीन पे देखो एल्किल समूह कितना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन द्विबंध है, उस पे एक इधर रहा एक एल्किल समूह, एक ये रहा एल्किल समूह, तो एल्किल समूह कितने हो गए, 1 और 1 2। तो अब सामने दिखने वाली बात है, अधिक किसका निर्माण होगा, 2 ब्यूटीन का होगा। कितने परसेंट होगा, 83% होगा। 1 ब्यूटीन का निर्माण कितना होगा, 19% होगा। किसके नियमानुसार हो रहा है, सेजेप के नियमानुसार हो रहा है। सेजेप का नियम वापस मैं बोल रहा हूँ, एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया में उस एल्कीन का निर्माण अधिक होगा जिसमें द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या अधिक है। तो 1 ब्यूटीन में एक ही एल्किल समूह है, 2 ब्यूटीन में 2 एल्किल समूह है, अतः निर्माण अधिक किसका होगा, 2 ब्यूटीन का होगा। कितने परसेंट होगा, 83% होगा। और 1 ब्यूटीन का निर्माण कितने परसेंट होगा, 19% होगा। तो यदि आपको प्रश्न दे दिया जाए और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए तो एक उत्पाद बना के मत आ जाना, एक उत्पाद बनाते ही आपके नंबर कट जाएंगे। उत्पाद कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने बीटा कार्बन आ गए थे, 2 बीटा कार्बन, 1 और 1 2, और आगे एल्फा बीटा और आगे गामा, गामा से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने कौन सा कार्बन काम आएगा, बीटा कार्बन का बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपके 2 ब्यूटेनॉल से 2 ब्यूटीन का निर्माण हो रहा है, एक तो 1 ब्यूटीन एक 2 ब्यूटीन, किसके अनुसार, सेजेप के नियमानुसार। तो ये पहली अभिक्रिया थी, कौन सी अभिक्रिया थी, निर्जलीकरण की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, निर्जलीकरण की अभिक्रिया है। अब निर्जलीकरण की अभिक्रिया में भी एक और प्रश्न बनता है कि पहले निर्जलीकरण किसका होगा, पहले निर्जलीकरण किसका होगा, तो पहले निर्जलीकरण उसका होगा जिसमें आपके कार्बोदनायन सर्वाधिक स्थायी होगा। आपको तीनों प्रकार के एल्कोहल लिखने आते होंगे, कार्बन के तीनों तरफ कार्बन लिख करके और उससे O जोड़ दो तो टर्शियरी एल्कोहल है, कार्बन के दोनों तरफ कार्बन लिख करके उससे O जोड़ दो तो सेकेंडरी एल्कोहल है, केवल कार्बन के साथ सिंगल कार्बन जुड़ रखा है और उससे O जोड़ रखा है तो वो कौन सा एल्कोहल है, वो प्राइमरी एल्कोहल है। 3 प्रकार के एल्कोहल हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, ये टर्शरी एल्कोहल। अब इनकी वैलेंसी पूरी करते हैं, CH3 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 CH CH3 CH2। अब तीनों में ही आप कंसंट्रेट H2SO4 डालो, तीनों में क्या डालते हैं, सांद्र H2SO4 सांद्र H2SO4 सांद्र H2SO4 डाल दिया। अब पहले अभिक्रिया किस में होगी, तो 3 परग नली ले ली, तीनों परग नली में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एल्कोहल ले लिया और तीनों में सांद्र H2SO4 डाल दिया।
अब आपने देखा कि भाई अभिक्रिया पहले किस में हो रही है, तत्काल प्रभाव से धुआं किस में उठ रहा है। तो तत्काल प्रभाव से धुआं आपने एनालाइज किया, वहां पे बैठे बैठे विश्लेषण किया, तो तत्काल प्रभाव से किस में उठा, टर्शरी अल्कोहल में उठा। क्यों उठा, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में मध्यवर्ती आपके तृतीय कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, इसका निर्माण होगा। अभी आपने क्रियाविधि पढ़ी, कार्बन पे प्लस का निर्माण होगा, कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। द्वितीयक से मीडिएटर क्या बनेगा, द्वितीयक से आपके द्वितीय कार्बोकेटाइन बनेगा, ये बनेगा। और प्राथमिक से क्या बनेगा, प्राथमिक से प्राथमिक कार्बोकेटाइन बनेगा, जिसे 1 डिग्री भी कह सकते हैं, इसको 2 डिग्री कह सकते हैं, इसको 3 डिग्री कह सकते हैं। अब स्टेबिलिटी किसके आधार पर होगी, स्टेबिलिटी होगी आपके इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर। प्लस आई प्रभाव 11th में पढ़ा, एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देता है, एल्किल समूह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस आई प्रभाव है। और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब भूखा बैठा है, कमी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है और CH3 समूह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई भूखा है रोटी दे रहा है, तो क्या होगा, स्थायी तो आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन CH3 1 2 3 तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो सर्वाधिक स्टेबिलिटी किसकी होगी, सर्वाधिक स्टेबिलिटी होगी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की, सर्वाधिक स्थायी होगा। उसके बाद सबसे कम लो स्टेबिलिटी किसकी होगी, लो स्टेबिलिटी होगी आपके इन तीनों के कंपैरिजन में, तुलना में किसकी होगी, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, स्थायित्व। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, स्थायित्व कम होगा। अब जिसका स्थायित्व कम है तो निर्माण भी क्या होगा, बोलो भाई, निर्माण भी क्या होगा, कम होगा, निर्माण क्या होगा, कम होगा। और जिसका स्थायित्व अधिक है उसका निर्माण क्या होगा, निर्माण अधिक होगा। निर्माण अधिक होने से अभिक्रिया भी तीव्र होगी, अतः तृतीयक अल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया भी क्या होगी, शीघ्र होगी और एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। क्या, किसका निर्माण हो जाएगा, तृतीयक अल्कोहल से शीघ्रता से एल्कीन का निर्माण होगा। इसका नाम क्या होगा, 2-मेथिल 1-प्रोपीन, उसका निर्माण सर्वाधिक पहले होगा। तो यदि आपको निर्जलीकरण अभिक्रिया डायरेक्ट दे दे, एल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया को समझाओ तो भी वही लिखना है। और यदि आपको कहे एथेनॉल से एथीन का निर्माण अभिक्रिया की क्रियाविधि सहित कहो तो भी वही लिखना है। शेजेब का नियम का निर्माण करो तो भी यही करना है। और यदि ये कहे कि तृतीयक अल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को निर्जलीकरण के घटते क्रम में लिखिए, तो निर्जलीकरण के घटते क्रम में लिखोगे तो सर्वाधिक पहले कौन आएगा, पहले आएगा तृतीयक अल्कोहल, सर्वाधिक पहले तृतीयक अल्कोहल। उसके बाद कौन आएगा, द्वितीयक अल्कोहल। बड़ा होता है वो तीर चलाता है, बड़ा होता है वो क्या चलाता है, तीर, ये ग्रेटर देन का निशान है। तृतीयक, तृतीयक के बाद द्वितीयक, द्वितीयक के बाद प्राथमिक, द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल के बाद प्राथमिक अल्कोहल। ये कौन सा क्रम है, ये निर्जलीकरण का कौन सा क्रम है, निर्जलीकरण का घटता क्रम है, निर्जलीकरण का घटता क्रम। सिंपल है, अल्कोहल के निर्जलीकरण का क्रम लिखिए। सर्वाधिक पहले ये होगा, सबसे पहले फास्ट अभिक्रिया इसमें होगी, उसके बाद सबसे दुर्बल इसमें अभिक्रिया होगी। तो अधिक से कम की ओर जा रहे हैं, तो निर्जलीकरण का कौन सा क्रम आया, निर्जलीकरण का घटता क्रम। तो ये एक ही प्रकार की अभिक्रिया हुई है आपके, जिसमें अल्कोहल के एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल समूह सम्मिलित रूप से भाग ले रहे थे। अभिक्रिया का नाम क्या था, निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया में आपने क्या पढ़ा, एथेनॉल से एथीन का निर्माण पढ़ा, उसकी क्रियाविधि पढ़ी, बीच में ऑक्सीजन आयन बनाया। फिर उसके बाद आपने शेजेब का नियम पढ़ा। शेजेब के नियम में आपने ये पढ़ा कि एक से अधिक हाइड्रोजन आ जाए तो उसका निर्जलीकरण कैसे होगा। उसके बाद आपने ये पढ़ा कि तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक में सबसे पहले निर्जलीकरण किसका होगा, तो सबसे पहले निर्जलीकरण किसका होगा, तृतीयक का होगा। उसके बाद किसका होगा, द्वितीयक का होगा। और सबसे लास्ट में किसका होगा, प्राथमिक अल्कोहल का होगा। ये थी निर्जलीकरण अभिक्रिया।